सॉल्वेंट जो है वो एमोनिया हो सकता है, सॉल्वेंट बेंजीन हो सकता है, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म हो सकता है। ठीक है, सॉल्वेंट बहुत सारा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग एक्वस सॉल्वेंट में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एंथैल्पी सॉल्यूशन ये है, हाँ हाँ, स्ट्रॉन्गर होता है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या है? द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज एडेड विथ वाटर टू ए सॉल्यूशन विथ सम कंसंट्रेशन। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स नहीं है, वो हमारा इच्छा है, हम कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बना सकते हैं। तो अगर कुछ पानी डाल दिए सॉल्यूशन बन गया, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। और हम लोग क्या किए, 10 वाटर डाले थे, अभी 20 वाटर ऐड किए। 20 वाटर ऐड करने से HCl 20 वाटर एक्वस हो गया। तो डेल्टा H क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, -24.32 हुआ, इससे ज्यादा हुआ हीट रिलीज। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम 30 वाटर ऐड करते तो 30 वाटर ऐड करते तो सॉल्वेंट कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेशन हम बना रहे हैं इसका ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अब देखें हम लोग क्या हुआ, ये हुआ -25.82 आया। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ऐड करते जाओगे तो मान लो हम क्या किए, 50 वाटर ऐड किए, तो HCl 50 वाटर हो गया, एक्वस हो गया, ये हो गया -27.22 किलो जूल आया। अब क्या करोगे, फिर HCl गैस 60 वाटर ऐड करोगे इसमें, 60 वाटर। तो हम देखें कि 60 वाटर में क्या हुआ, डेल्टा H जो आया वो है भी -27.22। हम क्या किए, नहीं सर हम 100 वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, HCl गैस प्लस 100 वाटर। तो 50 वाटर में जितना हीट रिलीज हुआ 100 वाटर, 60 वाटर में भी उतना ही हीट रिलीज हुआ। तो अगर 100 वाटर ऐड करेंगे, HCl 100 वाटर एक्वस आएगा, तो इसमें हीट रिलीज कितना होना चाहिए, बोलो बोलो। सेम होगा, सेम होगा, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, सेम सेम। उसके बाद देखो ये हीट रिलीज बढ़ता जाएगा। अगर ये एक्सोथर्मिक है, कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक भी हो सकता है, तो हीट रिलीज क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक स्टेज आएगा हीट रिलीज, एक सैचुरेशन वैल्यू होगा, उसके बाद फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद जितना भी पानी डालो हीट इंक्रीज मैक्सिमम होगा सब्सटेंस में। तो ये वैल्यू एक सैचुरेटेड वैल्यू आने के बाद और हीट रिलीज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यहाँ पे वाटर होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा सॉल्वेंट में क्या होगा उस सिलेबस में नहीं है, हमारा वाटर सॉल्वेंट का सिलेबस में है। HCl कॉन्सेंट्रेशन तो हम बढ़ा रहे हैं, हम तो ये डिफिनेशन में क्या बोले, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये तो 1 मोल लेना है, ये तो फिक्स कर दिया हम, हमारा डेफिनेशन तो हम ही बनाए, खुद ही बनाए, तो इसको 1 मोल ही लेना है। और इसमें पानी डालते जाओ डालते जाओ। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो उसका हीट रिलीज होगा, वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसका एंथैल्पी ऑफ कितना होगा लिखेंगे। सही है? तो एक लिखते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl गैस प्लस एक्वस, HCl एक्वस। अब मेरे को बताओ इसमें एंथैल्पी चेंज कितना होगा, बोलो। मैं ऐसे क्वेश्चन दिया है, ये सब दिया है, बोला है HCl
गैस प्लस एक्वेस, HCl एक्वेस, एंथैल्पी चेंज कितना होगा? यस, एक्वेस मतलब एक्सेस ऑफ वाटर। यस, एक्वेस मतलब एक्सेस ऑफ वाटर। याद रखो, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं दिया, मतलब समझ जाओ कि एक्वेस है मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, तो एक्सेस ऑफ वाटर को हम लोग एक्वेस लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि कितना वाटर मॉलिक्यूल है, तो डेफिनेटली एक्सेस मतलब एक्वेस, एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, करोगे क्या? हाँ, लिख लो। अच्छा, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ, मैं ये ऊपर वाला चीज मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़े थे ना। नहीं नहीं, वाटर लिखना नहीं है, वाटर कितना लिखना है, नहीं तो एक्वस लिखना है। ओनली वाटर लिखोगे मतलब वन वाटर हो गया, सही है ना? तो एक होता है डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा होता है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा होता है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। देखो, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है, मान लो ये हम लोग यहाँ तक करेंगे, ये सब इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये जो लास्ट टू और ये वाला चीज, जब हम एक्सेस ऑफ वाटर देंगे, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जब एक्सेस ऑफ वाटर रहेगा, एक्सेस, और इसमें जो हीट रिलीज होगा वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें जो हीट रिलीज होगा वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कैसे, उसका डेफिनेशन हम दिए डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हमारा हीट रिलीज जो हो रहा, हीट रिलीज जो हो रहा है, वो हीट रिलीज मैक्सिमम नहीं हुआ, जितना हुआ और फर्दर हीट रिलीज हो सकता है, तो फर्दर हीट रिलीज हो सकता है। अगर उस टाइप का केसेस है तो हम उसको बोलेंगे इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? ये सब इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आई, ये सब डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, वो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे कम नहीं कर सकता। और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है? अच्छा, एक एक बात बताओ, HCl में लेता हूं, HCl 20 वाटर में लेता हूं, ओके, इसमें 10 वाटर ऐड करता हूं, इसको देख के बोलो HCl 30 वाटर बन रहा, तो HCl 30 वाटर बन रहा है, तो इसमें एंथैल्पी चेंज कितना होगा, ये सब डाटा देख के बताओ। हाँ, तो ये जो दोनों दोनों वैल्यू है, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा, ये होगा -1.5। सही है, ये दोनों को माइनस कर दो, ये दोनों को माइनस करने से आएगा, मतलब 30 वाटर -20 वाटर करो, -20 वाटर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं।
HCl 20 वाटर प्लस 10 वाटर, HCl 30 वाटर। ठीक है, क्लियर है? लिख लिए सब लोग? एवरीबॉडी हैज रिटन? हाँ हाँ हाँ। डिफरेंशियल एंथैल्पी मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब पानी इतना दो कि जो हीट रिलीज होगा या हीट ऑब्जर्व होगा वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो वो केस करोगे तो डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा। मतलब इसका ऊपर जो लिखा है ये वाला डिफरेंशियल, फर्दर एडिशन ऑफ वाटर डज नॉट कॉज एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंज। इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, okay, in which addition of extra water can cause further heat exchange. If that possibility is there, that is known as integral enthalpy of solution. ठीक है, क्लियर है? 30 ओ इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल, क्योंकि फर्दर एडिशन ऑफ वाटर कैन कॉज एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंज। 30 वाटर तक, 50 वाटर तक चलता रहेगा। 50 वाटर के बाद सैचुरेशन हो गया, फिर नहीं हुआ, तो 50 वाटर के बाद जो भी पानी डालोगे तो होगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, नहीं तो एंथैल्पी ऑफ डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? हाँ, कुछ 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 सोल्यूशन में 60 होगा, कुछ में 100 होगा, किस में 20 होगा, ये वेरिएबल है। ये मैंने एग्जांपल लिया, इस टाइप का होता है बोल के। ठीक है? ये वैल्यू याद नहीं रखना है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। ये ऐसे ही मैंने दिया जो वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंट के साथ आसपास है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ। सो दिस इज आई एम गिवन सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। ओके, हाँ, -1.5, क्योंकि ये 30 से 20 को माइनस करोगे ना, 30 से 20 माइनस करने से ये 24.32 प्लस हो जाएगा ना, तो -25.82 प्लस 24.32। ठीक है? देखो, मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, HCl गैस प्लस 20 वाटर, तो ये आया HCl 20 वाटर। इसका वैल्यू कितना था? -24.32 था। अब एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, HCl 20 वाटर गिवन HCl गैस प्लस 20 वाटर, तो डेल्टा एच कितना होगा? +24.3 एच। तो इसके बाद क्या करो, HCl गैस प्लस 30 वाटर कर दो, HCl गैस प्लस 30 वाटर, ये देगा HCl 30 वाटर एक्वस, एक्वस। तो इसका डेल्टा एच कितना होगा? इसका डेल्टा एच होगा -25.82। ठीक है? अब क्या करो, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो, कितना आएगा? HCl, हाँ हाँ, 2 और 3 को ऐड कर सकते हैं ना, दो इक्वेशन को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो HCl एक्वस, HCl गैस, गैस कैंसिल, 20H2O 30H2O डिफरेंस हो गया 10H2O। तो ये आएगा HCl 30H2O एक्वस। तो इसका डेल्टा एच कितना होगा? -25.82 प्लस 24.32, कितना आ रहा है?
-1.50 आ रहा है ना? ठीक है ना, समझ में आया? तो नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज ऑफ of atomization. एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन, नेक्स्ट लिखो। हाँ, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, यही तो है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मींस द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट takes place when 1 mole of a substance is changed from one concentration to another concentration. 1 mole of a solution is changed from one concentration to another concentration, and the total enthalpy change is enthalpy of dilution. क्लियर है? वो सब डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन देगा, क्वेश्चन पूछेगा। ओके, नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। तो एटोमाइजेशन क्या है, लिखो इसका। द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस, the enthalpy change that takes place when the enthalpy change that takes place when 1 mole of 1 mole of gaseous atoms 1 mole of gaseous atom is produced 1 mole of gaseous atom is produced from its elementary state So the enthalpy change that takes place when 1 mole of a gaseous atom is produced from its elementary state. एलिमेंटरी स्टेट से 1 मोल गैसेस एटम अगर प्रोड्यूस होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, सही है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो मतलब क्या है देखते हैं। मतलब ये है कि सपोज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन करना है, तो कार्बन ग्राफाइट से क्या करो, कार्बन गैस बनाओ। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। सही है। अब बोलोगे सर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बनाओ। कहां से बनाओगे? उसका एलिमेंटरी स्टेट से। तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वही है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ। हाँ, देखो एटोमाइजेशन का डेफिनेशन अलग है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन अलग है। हो सकता है कुछ दोनों सेम हो गया, वो भी हो सकता है, दोनों का एनर्जी सेम हो भी पॉसिबल है। हेस लॉ अप्लाई करके सब्लिमेशन ले सकते हैं। सब्लिमेशन इज इक्वल टू फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन ले सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, सपोज कोई बोलेगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर निकालना है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सल्फर क्या होगा? S8 रोम्बिक 1/8, S8 रोम्बिक 1/8। तो डेल्टा H कितना होगा? डेल्टा एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। ओके, हाँ
हाँ जरूर, एलिमेंटरी स्टेट में मोस्ट स्टेबल स्टेट लेना है, इसलिए मैंने ये लिया एग्जांपल। रोम्बिक ले सकते हैं हम, कोई मोनोक्लिनिक नहीं ले सकते, रोम्बिक ही लेना है। रोम्बिक लेना है, 1 मोल गैसियस एटम बनाना है, जो एंथैल्पी चेंज होगा वही है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, नोट कर लिए। कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखो। तो लिख लिए। It is the average amount of energy required to break 1 mole of a gaseous bonds into its gaseous atoms। तो इसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब H2O गैस ले लो, तो ये क्या आएगा, 2H गैस आएगा प्लस O गैस आएगा। इस प्रोसेस में कितना OH बॉन्ड टूट रहा है बोलो, हाउ मेनी OH bonds आर ब्रोकन, 2OH। तो 2OH bonds are broken। तो in this process whatever enthalpy change, that will be 2 bond energy of OH। So like this, if 1 mole of OH bonds are broken, whatever energy required, that is enthalpy bond dissociation energy of OH। तो दो दो मोल ऑफ OH टूटने के लिए डेल्टा RH कुछ रहेगा। 1 मोल ऑफ OH टूटने के लिए कितना रहेगा, डेल्टा RH/2, ठीक है। यस, ये प्रोसेस में हमारा दो OH बॉन्ड टूटा, 2 मोल ऑफ OH बॉन्ड टूटा। अगर 1 मोल हम वाटर लेंगे, अगर 1 मोल वाटर लेंगे तो 2 मोल बॉन्ड टूटेगा। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH होगा इसका, ये जो प्रोसेस का डेल्टा H/2। ठीक है, समझ में आया। लेकिन
हाँ, ये बॉन्ड एनर्जी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल से लिखते हैं, ये सिंबल को बॉन्ड एनर्जी में लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एवरेज क्यों है? एवरेज इसलिए है कि वाटर गैस है, इसको क्या करो, तोड़ दो। तो एक एक OH तोड़ दो तो OH हो गया, फिर एक OH तोड़ दो तो क्या होगा, H गैस प्लस O गैस होगा। तो दो OH तोड़ दो तो दोनों में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सेम नहीं है, दोनों में एनर्जी रिक्वायर्ड डिफरेंट है। अब अगर दोनों का प्रोसेस को ऐड कर दो तो क्या आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 आएगा। ठीक है, अब दोनों डेल्टा H क्या हो रहा है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब बाई दिस प्रोसेस कितना बॉन्ड टूट रहा है, दो बॉन्ड टूट रहा है। तो दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऐसे आ रहा है, तो OH जो है क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बाई 2। क्लियर है? बोलो। तो अगर हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दोनों बॉन्ड का स्टेप बाय स्टेप तोड़ने में जो एनर्जी यूज होगा, दोनों स्टेप में इक्वल कभी नहीं होगा। होगा क्या? एनर्जी डिफरेंट होगा। तो दोनों का एनर्जी को हम ऐड कर देंगे, कितना बॉन्ड टूटा है, दो बॉन्ड टूटा है तो दोनों का एनर्जी ऐड करके बाई 2 करेंगे तो एवरेज हो जाएगा ना फिर। तो इसीलिए इसको एवरेज बोल के हम लोग लिखते हैं, इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए गैसियस बॉन्ड इनटू इट्स गैसियस एटम। तो गैसियस रिएक्टेंट गैस होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए, याद रखो। ठीक है, रिएक्टेंट अगर लिक्विड हो गया तो बॉन्ड एनर्जी नहीं होगा। सपोज हम लिक्विड ले रहे हैं H2O लिक्विड, पहले लिक्विड से गैस बनाओ, H2O गैस, फिर क्या होगा, इसको तोड़ो तो 2H गैस प्लस O गैस। कोई अगर बोलेगा यहां से यहां हम जा रहे हैं तो ये बॉन्ड एनर्जी होगा क्या? क्या क्या एनर्जी होगा यहां से यहां जाने से? 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ऐसे लिखेंगे ना। तो अगर रिएक्टेंट लिक्विड या सॉलिड है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया, ये सब लिख लिए। हाँ, डेल्टा H1 ग्रेटर देन डेल्टा H2 होगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है तो इसमें बॉन्ड तोड़ना आसान है। ठीक है, तो सपोज हम ऐसे लेंगे CH4 गैस, ये दिया C गैस प्लस 4H गैस, और C2H6 गैस, और दिया CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH गैस दिया सपोज, तो 2C गैस
प्लस 6H गैस, इसमें 4C गैस प्लस 4H गैस, तो इसका डेल्टा H क्या होगा बोलो, कौन सा एनर्जी होगा, इसका कौन सा एनर्जी होगा, इसका कौन सा एनर्जी होगा बोलो, फर्स्ट केस में कौन सा एनर्जी होगा। चार बॉन्ड टूटेगा ना इसका, सेकेंड केस में थर्ड केस में हाँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो, मैं अटैचमेंट में जाता हूँ, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है करने के लिए। हाँ, हाँ लिख लो, ये लिख लो, ये प्रैक्टिस कर लो। हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22 करो तो, 22, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, 22 क्वेश्चन।
नहीं नहीं, बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होता है। हम्म, सही है सही है। एस एस। तो पीएच3 अगर तोड़ोगे, पी गैस और 3H गैस दोगे, तो इसमें एनर्जी कितना 954 हो रहा है। तो 954 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीएच का 3 टाइम्स। क्योंकि पीएच3 तो जानते हो, पीएच3 स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े, तो ऐसे होगा पीएच3 का स्ट्रक्चर। तो 3 बॉन्ड एनर्जी होगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीएच कितना होगा 954 डिवाइडेड बाय 3, तो 318 होगा। अब ये बोल रहा है कि P2H4 टूट रहा। P2H4, P2H4 ऐसे होगा, ऐसे होगा P2H4। ठीक है। तो P2H4 जब टूटेगा तो 2P गैस प्लस 4H गैस निकलेगा। इसमें क्या क्या बॉन्ड है, बॉन्ड ऑफ PP प्लस बॉन्ड ऑफ PH, लेकिन 1 2 3 4, टोटल एनर्जी कितना है 1485। तो 1485, 1.485 मेगा जूल, तो 1485 किलो जूल हो जाएगा। तो ये भी किलो जूल था, तो दोनों यूनिट सेम कर दो। तो इसमें पीपी का बॉन्ड एनर्जी निकाल दो फिर। नहीं, पीएच का यहां से पुट कर दो। ठीक है ना। हम्म, तो समझ में आ गया तो। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बॉन्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो सपोज हम लोग ऐसे लिए, इसके बाद इसके बाद इसमें H2 ऐड किए, तो ये बन गया। हाँ, और तो लिखा है ना इसमें, एक पार्ट अल्केन है, एक अल्कीन है, एक अल्काइन है। ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रो आईपीएसी नेम दे दो इसको, 1 2 3 4 5। इसका पेंट, हाँ, 1, हाँ, ऐसे दे दो। तो इसमें, हाँ, ई पहले आता है कि वाई पहले आता है? ई पहले आता है ना, तो फिर कर दो। तो लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, तो ऐसे करके करो। तो ये जो है, इसमें कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन?
यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये आएगा। तो क्वेश्चन में बोला है इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सब निकालना है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। ये ये क्या करो, इसको तोड़ दो। तोड़ने से क्या होगा, हमारा क्या आएगा, C प्लस H आएगा। कितना C आएगा, 1 2 3 4 5, 5 C आएगा, 5 H आएगा, 5 C गैस, 5 H गैस। इसको भी तोड़ दो, इसमें आएगा 6 H गैस आएगा। तो ये दोनों को जोड़ दो, तो हमारा क्या होगा, C C C C C, और H जो है ऐसे आएगा। क्या लाइन कट रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। 3 4 5 6, हाँ ये 6 होगा ये। तो ये हो गया। अब क्या करना है, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो ये हम हमारा रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिंगल स्टेप का जो होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो सिंगल स्टेप का एंथैल्पी चेंज होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये जो है इसको तोड़ दोगे, इसको तोड़ने से इसका बॉन्ड कितना होगा, इसको तोड़ने से हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH होगा। और क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C होगा। और क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C होगा। और क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C होगा। होगा कि नहीं? तो जब बॉन्ड तोड़ोगे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो कितना CH बॉन्ड इसमें यूज हो रहा है, बोलो? हाउ मेनी CH बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 6। हाउ मेनी C सिंगल बॉन्ड C? 1 2। C डबल बॉन्ड C 1, C ट्रिपल बॉन्ड C 1। तो ये सब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो प्लस करना है, ठीक है। ये एनर्जी सब एब्जॉर्ब होगा, और इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH एब्जॉर्ब होगा, कितना? 3। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, अगर इसको तोड़ोगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब chemical reaction is nothing but breaking of old bonds and formation of new bonds. Formation of new bonds means this. So formation of new bond. So these are bonds are formed. So broken lines I am doing. So bonds are formed. Broken lines. तो जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये आएगा, तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो क्या क्या एनर्जी इसमें रिलीज होगा, बोलो? ये CH कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 CH हो रहा है ना, है कि नहीं? 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 12 CH हो रहा है। तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, और कितना CC रिलीज हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 CC रिलीज होगा। तो ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। -12 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, -4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC।
तो ऐसे लिखेंगे ना, देखो जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जब वही बॉन्ड फॉर्म होगा उतना ही एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा, बोलो। रिलीज होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन को तोड़ फोड़ के जोड़ जोड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, नहीं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करते हैं ना, हॉस्टल में तोड़ फोड़ करते हैं। जब काम कुछ नहीं रहता है, सेमिस्टर हो गया, सेमिस्टर होने के बाद वो लोग आके बेंच फैन सब तोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो फैन होता है ना उसको लोटस बनाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का फैन रहता है ना, उस पे झूलते हैं और लोटस बना लेते हैं, और ट्यूबलाइट को तोड़ देते हैं, ऐसे मजाक में करते हैं, लेकिन सच में कर लेते हैं। आजकल थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया, लेकिन पहले बहुत कुछ कर रहे थे। तो ऐसे जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको पहले तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ना है, फिर जोड़ना है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ना है फिर बॉन्ड जोड़ना है, ठीक है। लेकिन जब सेमिस्टर एग्जाम आएगा तो बच्चे क्या करेंगे, हॉस्टल में रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट कर देते हैं, हॉस्टल को नीट एंड क्लीन रखेंगे, ठीक है। जो ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया है उसमें डायोड लगा के फिर फ्यूज ट्यूबलाइट को भी जलाएंगे, ठीक है। फिर नया ट्यूबलाइट बनाएंगे, उसको बेंच को अरेंज करके रखेंगे, ऐसे होता है सेमिस्टर से पहले, एक महीना पहले, क्योंकि पढ़ाई करना है ना। सेमिस्टर हो गया, मस्ती है, फिर तोड़ फोड़ शुरू करेंगे, यही करते हैं, मस्ती मजाक में रहते हैं हॉस्टल में, ठीक है। तो अभी वही करना है हमें, हमें केमिकल रिएक्शन करना है, पहले तोड़ना है बॉन्ड को, फिर बॉन्ड को जोड़ना है। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड को तोड़ो और प्रोडक्ट में जो बॉन्ड्स है वो सब बॉन्ड बनाओ, फॉर्म करो। तो फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो बॉन्ड है उसको तोड़ो, तोड़ने से क्या क्या बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड है, तो ये एनर्जी सब एब्जॉर्ब होगा। जब प्रोडक्ट में वही सब बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या क्या एनर्जी इसमें रिलीज होगा ना, सी एच बॉन्ड रिलीज होगा। कितना सी एच है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 सी एच रिलीज होगा। तो कितना सी सी है, 1 2 3 4 सी सी, तो सी सी रिलीज होगा सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। आप समझ में आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग ए सिंगल स्टेप इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज इन सेवरल स्टेप। जब जो तोड़ के जब जोड़ेंगे, जो एनर्जी है सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने से क्या होगा, C6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, ये आएगा माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ 12 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, ठीक है। ये सब आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो बॉन्ड है ये किसका बॉन्ड है, रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी ना। तो ये सबको हम लोग एक फॉर्मूला में लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, समेशन, summation of coefficient of reactant into bond energy of reactant minus summation of coefficient of product into bond energy of product। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। तो ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये सब ऐड कर रहे हैं मतलब रिएक्टेंट, प्लस ये सब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ दिस को मैंने कॉमन ले लिया। तो ये प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी बोल सकते कि नहीं, तो मतलब क्या हो रहा,
हाँ एच लिए नहीं हम ना, तो ले लो एच ले लो। दो बार लिए क्या? ये तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी सी एच है, सी है, और सी डबल बॉन्ड सी है, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया। और एच है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, और ये प्रोडक्ट का एनर्जी मैंने लिया है। दो बार हो गया, एक बार कम कर दो, काट दो। अच्छा एच की जगह में सी लिख दिया, इसको एच कर दो, एच सिंगल बॉन्ड एच कर दो, और क्या। ओ इसीलिए बोल रहे हो ये सब। अच्छा ठीक है, आप समझ में आया तो बोलो। मतलब रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफी समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों का डिफरेंस। क्लियर? लिख लिए सब लोग? हो गया, कंप्लीटेड। तो इसके बाद नेक्स्ट में जाता हूं। एक मैं ले रहा हूं CH3OH लिक्विड, ठीक है। CH3OH लिक्विड, ये 1996 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। करे कि नहीं? एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करे कि नहीं? तो CH3OH लिक्विड फॉर्म हो रहा है कहां से? एलिमेंटरी स्टेट से फॉर्म होगा। कौन सा एलिमेंटरी स्टेट है इसका? कार्बन ग्राफाइट, ऑक्सीजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये एलिमेंटरी स्टेट से फॉर्म होगा। अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है ना, तो 2 कर देते हैं। और ऑक्सीजन कितना है? हाफ कर देते हैं। ये हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO चाहिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO चाहिए, ये पूछा है, ठीक है। और सब दिया है, कुछ कुछ एनर्जीज दिया है हमारा। क्या क्या एनर्जी दिया है वो यहां से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या क्या एनर्जी देना चाहिए बोलो। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ के हम क्या करेंगे, इसको गैस में सबको करेंगे, तोड़ फोड़ के जोड़ जोड़ करेंगे, नहीं? यस यस। तो सी गैस दे दो। तो इसमें जो एंथैल्पी देंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, और एक वैल्यू लिख सकते हैं, क्या है बोलो? सब्लिमेशन, यस। दोनों का वैल्यू सेम होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन ग्राफाइट। दोनों में डिफरेंस क्या है? एटोमाइजेशन डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट, सब्लिमेशन इज डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट। दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अब यहां से हम ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, यहां से 4 हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। तो हाफ से हाफ बनाएंगे, कौन सा एनर्जी इसमें यूज होगा?
यस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, सही है कि नहीं? लेकिन इसका हाफ मोल कन्वर्ट हो रहा है तो हाफ होगा यहाँ पे। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी लिख सकते हैं उसको, दो उसका आंसर है। डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। हाँ, इसका वैल्यू, इसका हाफ का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे बोलो? इसमें दोनों ही वैल्यू बताना है। यस, 2 into bond dissociation energy of HH और 4 into delta H atomization of oxygen, लिख सकते हैं कि नहीं? सब है, हाइड्रोजन है ना? हाँ, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हो गया। अब ये सब गैस आ गया, अब ये जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे? CH H H O H, ऐसे करके वो जोड़ेंगे। तो ऐसे करके कैसे जोड़ेंगे? ये जोड़ेगा, ये जोड़ेगा, ये जोड़ेगा, ये जोड़ेगा, ये जोड़ेगा। तो जब ऐसे जोड़ेंगे, ये जोड़ने के बाद क्या आएगा बोलो? -3 into bond energy of CH। ये सब आएगा। ये आने के बाद इसका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3OH क्या होगा? गैस या लिक्विड? गैस हो। लेकिन हमें लिक्विड तक जाना है, तो गैस से लिक्विड के लिए कौन सा एनर्जी? हाँ, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, नहीं तो माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ CH3OH। वेपोराइजेशन में एब्जॉर्ब होगा, कंडेंसेशन में रिलीज होगा कि नहीं? क्या सही है कि नहीं? तो ये जो सिंगल स्टेप में बॉन्ड एंथैल्पी होगा, हाँ, हाँ, ये जब बॉन्ड फॉर्म होगा ना, तो CH बॉन्ड फॉर्म होगा। कितना CH? 3 CH है, सो 3 CH बॉन्ड फॉर्म होगा। अब 3 CH बॉन्ड जब फॉर्म होगा, तो इसमें -3 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, -3 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH होगा, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO होगा, और माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH होगा। ठीक है। और जब ये, हम क्या बोले थे, जब बॉन्ड फॉर्म होगा, गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम के बीच में होगा, और ब्रेक होगा गैसियस मॉलिक्यूल से एटम, फॉर्म होगा एटम से मॉलिक्यूल, यही तो ना? तो ये सब बॉन्ड एनर्जी, जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये गैस होगा। लेकिन गैस से लिक्विड जब आएगा, तब एनर्जी रिलीज होगा ना? कोई भी गैस से लिक्विड होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। कौन सा एनर्जी रिलीज होगा? लिक्विड से गैस होने से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था, वही एनर्जी रिलीज होगा, मैग्नीट्यूड ना की। तो लिक्विड से गैस होने से कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है? डेल्टा एच, वेपोराइजेशन। ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप, तोड़ फोड़ के, जोड़ जोड़ के अगर इस रिएक्शन कराओगे, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, ये सब एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? हाँ, हाँ, डेल्टा एच एटोमाइजेशन डेफिनेशन याद रखो। the total enthalpy that the total enthalpy that changes when one mole of gaseous atom is produced। produce मतलब प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है।
सब्लिमेशन क्या है? द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस माने रिएक्टेंट, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज changed from its solid state to gas state। ठीक है ना? तो अगर ये रिएक्शन हुआ सिंगल स्टेप में, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। सही है कि नहीं? सिंगल स्टेप में इसका एंथैल्पी चेंज होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो हेस लॉ क्या बोल रहा है? सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होगा, मल्टीपल स्टेप्स में टोटल चेंज इन एंथैल्पी विल बी सेम। तो इसमें डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, delta H formation of CH3OH liquid is equal to, क्या लिखेंगे? This is equal to delta H atomization of carbon और delta H sublimation of carbon graphite plus half bond dissociation energy of O double bond O और delta H atomization of oxygen plus 2 into bond energy of HH और 4 into delta H एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सब रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया। ये सब किसका एनर्जी है? बोलो। रिएक्टेंट का एनर्जी। और ये जो माइनस है इसको कॉमन ले लो, ये सब प्रोडक्ट का एनर्जी आएगा। इसमें क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पे है हम माइनस कॉमन ले लिए, प्लस डेल्टा H वेपोराइजेशन ऑफ CH3OH लिक्विड। तो एग्जाम में क्या किया? एग्जाम में OH का वैल्यू पूछा, OH का वैल्यू पूछा है, मतलब और सब वैल्यू दे दिया, OH का वैल्यू पूछा है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? ये 96 का क्वेश्चन है, ऐसे इस टाइप का आता है। तो उसमें हमें ये, पार्डन, हाँ अभी इस टाइप का आएगा क्वेश्चन। क्या है? हाँ आसान है ये, जेईई एडवांस में आसान ही क्वेश्चन आता है। अगर तुम लोग उस लेवल का क्वेश्चन बना लिए ना, आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम को बनना मुश्किल है, उस टाइम को माइंड काम करना चाहिए। हाँ टेंशन में स्टूडेंट भूल जाता है, कूल माइंड में जाके सॉल्व करना है। कूल माइंड में माइंड का क्रिएटिविटी ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है, सब बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये नोट कर लिए ना, समझ गए सब लोग? तो एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अभी करो। ओके, लिख लिए तो सब लोग? तो मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23-24 करो। तो 23-24 बढ़िया क्वेश्चन है। मेरा जो असाइनमेंट है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये कर लोगे तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ओल्ड IIT क्वेश्चन कर लो, और जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो कर लो, फिटजी का स्टडी पैकेज कर लो। उतना करने से तुम्हारा अच्छा रैंक आ जाएगा जेईई में, क्योंकि उसी लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट 23 क्वेश्चन सबसे आसान है, 23 नंबर। तो ये जल्दी से बना जाए। 23 में बोल रहा हूँ जेईई मेंस लेवल का है, और 24 जेईई एडवांस लेवल का है। जल्दी से बनाओ क्योंकि टाइम कम है, मेरे को और आगे पढ़ाना है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से बना लो 23-24। ओके, तो मैं 1 मिनट में आता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है तो सबको 23-24?
क्वेश्चन 23 हो गया। देखता हूँ मैं। अच्छा, हाँ माइनस होगा, माइनस 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 120.08 जूल। आ गया सब। तो 23 आ गया ना सबका। जिनका 23 हो गया है 24 करो। और 23 में देखो मैं कैसे कर देता हूँ, कैसे करना है। C2H4 का स्ट्रक्चर पहले मालूम करना है। C2H4, HH, और ये दे रहा है C2H6। और उसके बाद तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी क्या है? एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है ना। एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH कितना है, 1 2 3 4, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। ये रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी है, हो गया। माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी कितना है? प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी है CH। CH कितना है, 1 2 3 4 5 6, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। तो ये सबका वैल्यू दिया है, पुट कर दो। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा है कि कभी कभी आंसर नहीं मैच नहीं करता, क्योंकि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में गलती हो सकता है। ओके, केयरफुली करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या बोल रहा है, क्या करना है, क्या पूछा है, क्या दिया है। The enthalpy change for the following process at 25 degrees Celsius under constant pressure at 1 atmosphere are as follows। तो CH4 दिया, C प्लस 4H गैस, तो डेल्टा H फॉर्मेशन 396 दिया। हाँ, हीट ऑफ, हाँ हाँ, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होगा। हीट ऑफ रिएक्शन ना, फॉर्मेशन लिखा, ओ ठीक है। तो फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये रिएक्शन है। एलिमेंटरी स्टेट से ये फॉर्म होगा, उसका रिएक्शन का एंथैल्पी पूछ रहा, इसका एंथैल्पी चेंज पूछ रहा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में बोला है CH4C गैस H4H गैस दे रहा है इतना एनर्जी। तो इतना एनर्जी हो रहा है, वो एनर्जी क्या होगा? दिस मच एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट? बोलो। हाँ, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, माइनस क्या होगा?
ये तो गैस है, गैस का सब्लिमेशन एनर्जी 0 होगा ना। हाँ डायरेक्ट होगा ना, दिस इक्वल्स टू 396। तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच इज इक्वल टू 396 डायरेक्ट होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन 0, इसका फॉर्मेशन 0। तो ये एक्चुअली रिएक्शन देना चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया है फॉर्मेशन। देखो इसका रिएक्शन फॉर्मेशन सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो तो 0 है ना। एच गैस फॉर्म होगा, किससे फॉर्म होगा, एच गैस से फॉर्मेशन 0 होता है, गैस एटम का फॉर्मेशन 0 होता है। तो ये जो है डायरेक्ट लेंगे 396, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच आएगा 396/4। 396/4 कितना आ रहा है, 99 है क्या। तो सी एच का बॉन्ड एनर्जी 99 होता है कैलोरी, किलो कैलोरी, याद रहेगा ना 99। अब देखते हैं C2H6 भी टूटा। तो C2H6 जो टूटा है, ये एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आर लिखना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्चुअली आर है, ये एफ नहीं हो सकता है, आर ही देना चाहिए। एफ देने का क्या मतलब है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 676 है, तो C2H6 टूटा, तो कौन सा एनर्जी इसमें यूज होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी प्लस कितना सी एच है, 6 CH है, तो 6 × 99 कर दो, सी एच तो मिल गया ना, इज इक्वल टू 676। आंसर 82 आ रहा है क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी आ गया 82 किलो कैलोरी। नहीं नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब है कि वो अपना एलिमेंटरी स्टेट से फॉर्म होगा। हाँ ये मैं लिखा हूं ना, ये रिएक्शन है, यही रिएक्शन करना है। एलिमेंटरी स्टेट मतलब कार्बन ग्राफाइट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस, ऐसे लिखना है। हाँ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड तो दिया है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच दिया है। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी आ गया, -24 नंबर, हाँ -20.1 ही दिया, आ गया। तो देखो इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी पूछा है, सी आ गया हमारा 82। और पूछा है डेल्टा इज फॉर्मेशन ऑफ C2H6, C2H6 फॉर्म होगा, मतलब ये रिएक्शन होगा इसका, एलिमेंटरी स्टेट से फॉर्म होने का रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, ये बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका एंथैल्पी चेंज कितना होगा, इसका एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितना है, कार्बन ग्राफाइट, रिएक्टेंट का एनर्जी, माइनस क्यों होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी प्लस होगा ना, 171.8 ना, प्लस 3 × 100 4.1, एच एच का एनर्जी ये दिया, तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया, माइनस प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है, प्रोडक्ट का एनर्जी C2H6 में बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cc प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH 6 बार। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये डेल्टा एच आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 × 171.8 प्लस 3 × 104.1 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी है 82,
ओ 670 वही ले लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। तो 6 इंटू सी एच कितना है, 99। तो ये करने से आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हम्म, हाँ। नहीं नहीं, ग्राफाइट पहुंचना नहीं है। जब इसको इसमें पहुंचना है तो ग्राफाइट से गैस पहुंचना है ना। हम्म, सबको गैसियस एटम करना है, फिर ये प्रोडक्ट में जाना है ना। ठीक है। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन नंबर 25 26 का बना दो। 25 26 27 सब बन जाएगा। 28 भी बन जाएगा। क्या बोलो? तो ये क्वेश्चन करो, जो नहीं बनेगा 29 तक कर लो। जो नहीं बनेगा मेरे को पूछो, मैं करा दूंगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूँ फिर। तो नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर है क्या? देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, हम लोग एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ कॉम्बसन। एंथैल्पी चेंज ऑफ कॉम्बसन जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ कॉम्बसन जो एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं। जो apparatus में जो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे वो apparatus को बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। समझ में आया? Bomb calorimeter is a device where we can do the calculation of enthalpy of combustion experimentally. So enthalpy of combustion बॉम्ब कैलोरीमीटर में करना है। तो कैसे करेंगे? कोई सब्सटेंस को हम कॉम्बस्ट करेंगे। कॉम्बस्ट करने के लिए वो एक कंटेनर में होता है। वो कंटेनर एक कॉपर वेसिल का होगा। उसका अंदर क्या करेंगे? एक pan containing organic material. This is pan containing organic substance। पान कंटेनिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसका अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे देंगे। ठीक है। और इसका कॉम्बसन होगा, उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका अंदर एक ट्यूब से ऑक्सीजन हम इंसर्ट करेंगे। सो दिस इज ऑक्सीजन, इंसर्ट फॉर ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो कॉम्बसन तो ऑक्सीजन देने से नहीं होगा, उसका तो स्पार्किंग चाहिए। तो इसका स्पार्किंग कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक आर्क देना है। इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक आर्क। इसमें इलेक्ट्रिक आर्क देने से स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग होने से कंबस्ट होगा। कंबस्ट ऑक्सीजन के साथ होगा। तो कंबस्ट होने से हीट ऑफ कंबस्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका हीट निकलेगा। हीट जो निकलेगा तो सराउंडिंग में चले जाएगा। तो उसका हीट को मेजर कैसे करेंगे? तो यहाँ से जो हीट निकलेगा उसका हीट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलो। मालूम है? तो यहाँ से जो हीट निक हाँ, तो इसको मेजर करने के लिए इसको क्या करेंगे? एक कॉपर सिलिंड्रिकल कॉपर वेसिल में पानी रख देंगे। यहाँ पे सिलिंड्रिकल कॉपर, तो उसको बोलते हैं कॉपर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मीन्स जो हीट का मेजरमेंट करता है। तो कॉपर कैलोरीमीटर बकेट।
ठीक है। तो कैलोरीमीटर का अंदर क्या करेंगे, हम लोग पानी ले लेंगे, इसका अंदर पानी ले लेंगे। ओके, पानी पूरा नहीं लेंगे, जितना तक है ये, थोड़ा सा यहाँ तक, तो इसमें पानी ले लेंगे। तो टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्मोमीटर इंसर्ट कर देंगे इसका अंदर। तो थर्मोमीटर इंसर्ट कर देंगे, थर्मोमीटर क्या करेगा, प्रेशर रीडिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया थर्मोमीटर। हाँ हाँ, थर्मोमीटर। लेकिन थर्मोमीटर लेने से पानी जो होगा, वो पानी तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। तो पानी में कंटिन्यू, पानी में यूनिफॉर्म हीट फ्लो होने के लिए तो हम एक स्टीरर रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक रखेंगे स्टीरर। पहले तो मैकेनिकल स्टीरर होता था, लेकिन अभी वाइब्रेटरी स्टीरर हो रहा है। स्टीरर, स्टीरर रखने से क्या होगा, स्टीरर वाइब्रेट करता रहेगा, तो वाटर फ्लो क्या होगा, होता रहेगा। वाटर फ्लो होगा तो हीट जो है यूनिफॉर्मली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो थर्मोमीटर में जो रीडिंग आएगा वो सही आएगा। लेकिन हीट अगर वाटर और कैलोरीमीटर में एब्जॉर्ब होगा, वो हीट तो सराउंडिंग में चले जाएगा। हीट तो हीट सराउंडिंग में ना जाए, इसके लिए उसको क्या करेंगे हम लोग, इंसुलेटिंग जैकेट में इसको रख देंगे। इंसुलेटिंग जैकेट में क्लोज करके रख देंगे। तो इसको सील कर देंगे, एक इंसुलेटिंग जैकेट में पूरा क्लोज कर देंगे। ऊपर भी इंसुलेटिंग जैकेट दे देंगे। तो इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग जैकेट। ठीक है, तो ये डायग्राम बुक्स में है, स्टडी पैकेज में भी है। तो इंसुलेटिंग जैकेट देने से तो यहाँ से हीट मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो हीट मेजरमेंट कैसे करेंगे, हीट मेजरमेंट करने के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है हीट लॉस ड्यू टू कॉम्बसन is equal to heat gained by water plus heat gained by copper कैलोरीमीटर। सही है कि नहीं, बोलो। क्योंकि हम तो इंसुलेटिंग एडियाबैटिक प्रोसेस कर दिए, तो हीट लॉस जो होगा कॉम्बसन से, वही हीट गेन होगा इसका, वाटर का और कॉपर कैलोरीमीटर का होगा। तो हीट गेन बाय वाटर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर T1 T2 निकाल देंगे, नहीं, T1 T2 टेम्परेचर निकाल दिए, तो हीट गेन बाय वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो गया। और पूछेगा तो कॉपर कैलोरीमीटर का हीट कैसे निकालेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर इनटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये है हीट कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर इनटू राइज इन टेम्परेचर, तो ये हो गया C, और हीट Q हो गया, तो C इंटू T2 माइनस T1, ये हो गया हीट गेन ड्यू टू कॉपर कैलोरीमीटर। दोनों आ गया, दोनों ऐड कर दो, हीट ड्यू टू कंबसन आएगा। तो हीट ड्यू टू कंबसन जो आएगा वो फाइनल नहीं है, हीट ड्यू टू कंबसन फॉर स्मॉल m ग्राम, क्योंकि हम लोग तो जो लेंगे अमाउंट, वो तो 1 मोल नहीं लेंगे ना, कुछ कम लेंगे ना, फॉर स्मॉल m ग्राम। लेकिन हीट ऑफ कॉम्बसन फॉर कैपिटल M ग्राम कितना होगा, तो जो Q आया, Q कॉम्बसन आया, Q कॉम्बसन जो आया डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल M करेंगे, हीट ऑफ कॉम्बसन किलो जूल पर मोल आएगा या किलो कैलोरी पर मोल आएगा। क्या समझ में आया कि नहीं,
लास्ट में क्या है, हमारा हीट ऑफ कॉम्बसन जो आएगा, इसका अंदर हम जो मास लेंगे ना, वो मास तो 1 मोल नहीं लेंगे, इसका अंदर m ग्राम लेंगे, m ग्राम, जो कि 2 ग्राम 5 ग्राम ऐसे करके थोड़ा सा लेते हैं। लेकिन हमारा हीट ऑफ कॉम्बसन पर मोल चाहिए ना, 1 मोल के लिए कितना होगा, तो m ग्राम के लिए दिया है, तो मोलर मास के लिए कितना होगा, जो हीट निकलेगा उसका अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देंगे, Q/m इंटू कैपिटल M, है कि नहीं? क्या ये एक्सपेरिमेंट बीटेक फर्स्ट ईयर में करोगे? कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट, हीट ऑफ कंबशन बॉम्ब कैलोरीमीटर, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। मतलब इसमें जो हीट आएगा क्यू भी होगा, क्यू भी मतलब डेल्टा यू, ठीक है? तो इसमें से जो आएगा वो है डेल्टा यू। तो ये नोट कर लो, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट ऑफ कॉम्बशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ कॉम्बशन निकालते हैं। कोई सब्सटेंस को कॉम्बस्ट करते हैं, उसमें जो हीट निकलता है वो पानी और कॉपर कैलोरीमीटर को हीटिंग करता है। पानी कॉपर कैलोरीमीटर में कितना टेम्परेचर राइज हुआ वो देख के हम लोग एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये नोट कर लो, हो गया है तो एक क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है? हो गया कंप्लीटेड? तो एक क्वेश्चन कैलोरीमीटर का क्वेश्चन, तो ये जो मैं असाइनमेंट दिया हूँ वो सब टॉपिक बेस पे है, बॉर्न हार्बर साइकिल भी कर सकते हो। अब कैलोरीमीटर गया कहाँ? कैलोरीमीटर तो अंदर ही होगा। एक्सरसाइज 2 बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड। तो एक्सरसाइज 2 करना चाहोगे तो कर सकते हो। यहाँ पे था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 पढ़ो, पढ़ते ही क्वेश्चन बन जाएगा, आसान है। लेकिन 2009 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, डिटो सेम, लेकिन डाटा चेंज करके आया था। क्वेश्चन नंबर 17, अब मेरे को बताओ क्या होगा आंसर। तो क्या होगा बोलो? अच्छा, ये थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम दिया है, मतलब क्या है? मतलब ये क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग वाटर लिया है, मतलब वाटर और कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी को एवरेज करके लिया है, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, दोनों मिला के लिया है। तो इसमें क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन, हीट लॉस ड्यू टू कंबशन इक्वल्स टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर सिस्टम। तो हीट गेन बाय कैलोरीमीटर सिस्टम क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? हाँ,
तो इसमें तो वाटर का वेट नहीं दिया है, दोनों मिला के इंक्लूडिंग वाटर लिखा है ना, कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग वाटर। तो मतलब थर्मल हीट कैपेसिटी दिया है, तो क्या करेंगे, हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी कितना दिया, 17.7 इंटू डेल्टा टी कितना है 0.5, तो कितना आएगा 8.85 किलो जूल निकलेगा हीट। तो ये हो गया हीट ऑफ कंबशन। ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ कितना ग्राम, नहीं 0.16 ना, यहाँ पे 0.16, 0.16 ग्राम के लिए इतना हीट निकल रहा है, तो 1 मोल मतलब कितना ग्राम होगा 16, तो 0.16 के लिए इतना हो रहा है, 16 ग्राम के लिए कितना होगा, हाँ 0.1 इंटू 100 इंटू 100, तो 885 किलो जूल आएगा। हीट ऑफ कम्बशन इज 885 किलो जूल पर मोल, ये आएगा हीट ऑफ कम्बशन। लेकिन ये क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हीट ऑफ कम्बशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर दोनों निकालने के लिए बोल रहा, तो कैसे करेंगे, हाँ मतलब डेल्टा यू, हाँ ये डेल्टा यू वाला, तो हाँ तो क्यू पी इज डेल्टा एच, तो डेल्टा एच कैसे आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। तो डेल्टा एन कैसे आएगा, कितना होगा डेल्टा एन, लिख लेते हैं CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब बताओ डेल्टा एन कितना होगा, जीरो हो गया, गैस, ये गैस, ये गैस, ये लेकिन लिक्विड होगा क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस में वाटर लिक्विड होता है। बैलेंस करते हैं उसको, 2, तो गैस का लेना है डेल्टा एन गैस का, ये गैस है ये गैस है, वाटर लिक्विड है, वाटर को छोड़ दो, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि ये 2 है ऑक्सीजन और CH4 1 है, तो कितना होगा 1 माइनस 3, तो कितना आ रहा, -2 आ रहा, तो डेल्टा एन गैस इज -2, तो डेल्टा एन गैस -2 है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस -2 इंटू आर, आर ये तो जूल वाला ले रहा है ना 8.31 इंटू टी कितना है 300, ऐसे करने से आंसर आएगा, बोलो 5000 करेंगे, याद है, क्यों 5000 करें, किलो जूल, हाँ तो दोनों को किलो जूल करना है तब आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 18 कर दो, ठीक है 17 18 कर दो, 19 वाला क्वेश्चन कल हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, सही है, और रेजोनेंस एनर्जी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। और डायग्राम, डायग्राम थोड़ा सा सुंदर नहीं हुआ, लेकिन देख लो एक बार, उस टाइप का ही होगा, देख लो।
ठीक है, फिर हम लोग फिर कल मिलते हैं। और ये सब क्वेश्चन कर दो, ये क्वेश्चन करो, पैकेज का क्वेश्चन भी कर लो, तो ये सब बना दोगे ना, फेस टेस्ट में सभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू, बाय।